नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी MPPSC के PYQ लगा रहे हैं। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि MPPSC के PYQ लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप ये ना सोचें कि ये एग्ज़ाम सिर्फ MPPSC के लिए। MP की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं व्यापम के होते हैं, CTET हुआ, MP टेट हुआ या अदर्स स्टेट के भी जो एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें थोड़ा सा हमको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर MP से रिलेटेड हैं कि जैसे MP का ज़िला पूछ रहा है, जनसंख्या में कोई MP का ज़िला पूछ लिया या उत्पादन में MP का ज़िला पूछ लिया, इसका मतलब है कि वो प्रश्न हमारे लिए कहाँ महत्वपूर्ण है, जो MP का एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो बाकी के प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं या फिर आपके राष्ट्रीय कुछ करंट अफेयर है या अन्य कुछ भी हो सकते हैं, राज्यों से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो प्रश्न आपके अदर स्टेट्स में भी काम आते हैं और MP के अदर एग्जाम में भी काम आते हैं। MP से रिलेटेड प्रश्न वो MP के अदर एग्जाम में भी, जैसे अभी जैसे जैसे आप PYQ लगाओगे धीरे धीरे तो आपको कई बार आप सर्च करने पता चलेगा, अरे हाँ यार ये MPSI में भी आया है, ये MP कांस्टेबल में भी आया है, पटवारी में भी आया है, टेट में भी आया है, टीचर शिक्षक जो परीक्षा होती है उसमें भी आते हैं। फिर आप धीरे धीरे अदर स्टेट की लगाओगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, 40-50% और 70% तक भी होते हैं। तो अभी अब हम 2022 का MPPSC का ही एक पेपर लगाते हैं। तो जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इन पेपर्स को जरूर लगाएं, और जो MPPSC की तैयारी कर रहा है वो भी अदर एग्जाम्स के पेपर लगाएं। देखना बहुत सारे प्रश्न उनसे भी उठ के आते हैं सीधे सीधे। तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखो कि इसका जब ये पेपर हुआ था तो ये कट ऑफ रहा था जनरल का 160। इसका मतलब है कि 80 प्रश्न का कट ऑफ था यहाँ पे भी। जैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। अब जो नेगेटिव मार्किंग है तो वो और कम होगा। अब हम अपनी तैयारी को ये जो आप PYQ लगाओ प्रैक्टिस के रूप में, तो ये मान के चलो कि नेगेटिव मार्किंग है। तो बड़े ही धैर्य के साथ अब आपके धैर्य का परिचय आपको और ज़्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो एक हम जो पहले मैं मेरे पुराने वीडियोस हैं तो उनको अगर आपने देखे होंगे तो मैं कुछ ना कुछ उस क्वेश्चंस के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ कि ये प्रश्न आने की भी संभावना है। तो मैंने ये देखा है कि उनसे एक प्रश्न हम पहले रखेंगे, एक बाद में, ऐसा वो है। तो आप इस प्रश्न को पढ़ें। अम्बा पानी के युद्ध का संबंध किस क्षेत्र से? संभावना है आने की या कहीं पहले आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका क्या उत्तर है। और जिसको नहीं पता है वो पिछले वीडियोस जिन्होंने देखे होंगे उनको पता भी होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न जो था 2022 का सेट ए का है। तो एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़, तो ये साइंस का क्वेश्चन है पर इसका आंसर ये है। ये गर्दन में एक वो होती है हड्डी, जैसे हम इधर उधर घुमा रहे हैं ना, तो नहीं करना है या दाएं बाएं घुमाते हैं तो उसमें एक ये जोड़ होता है, ठीक है, तो उसको सिनोवियल जोड़ भी कहते हैं। तो ये आता है कि एटलस C1 C2 कशेरुकाओं के बीच में एक विकोट जॉइंट होता है जिसमें दंडाकार भाग अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। यह जोड़ गर्दन के दाएं बाएं घुमाने में सहायक होता है। जैसे मैंने इधर घुमा दी है ना, तो ये सब इसमें आता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो BT वैगन, यहां से आपको दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है इस प्रश्न की बाहर। पहले आप प्रश्न देख लें तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं। ये होता है, देखो, BT बैगन, BT कपास, BT सरसों, BT एक US में टमाटर भी है। तो ऐसे ये क्या है, ये कंसेप्ट आप समझना, ठीक है। एक GM फसलें होती हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, ऑर्गेनिक्स ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, या GM फसलें। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो मतलब ये है कि हम उस फसल के जीन में कुछ ऐसा चेंजेस करते हैं जिससे कि अगर वो उसको कीट खाएं तो मर जाए, उनके लिए एक जहरीला प्रोटीन बन जाता है वो, ठीक है। तो ये अपन इसका सबसे पहले विवरण देख लें। इसमें देखो, ये बैसिलस थुरिनजिएंसिस करके एक जीवाणु होता है, ये मिट्टी का जीवाणु होता है, ठीक है। तो का जीन जीन इसका, इस जीवाणु का जीन लेके किस में प्रविष्ट करा देंगे? उस फसल या पौधे में जो विशिष्ट कीटों के विरुद्ध विष पैदा करता है, एक विषैला प्रोटीन बनाता है एक,
इससे पौधा कीटों के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, अब इससे पहले अगर हम बात करें तो ये प्रश्न 2012 में यूपीएससी पूछ चुका है, रिपीटेड प्रश्न हो गया पहला। दूसरा हम बात करें इसमें, ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत की पहली जीएम खाद्य फसल, खाद्य मतलब खाने वाली, ठीक समझ गए। अब देखो इसमें इंपोर्टेंट है ना पहली, जब भी पहली चीज होती है तो उसके ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना होती है। पहली जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है ये, पहली कौन सी, खाद्य। ठीक, अगर अपन बात करें कि फसल या पौधे की, तो भारत में कपास है। इससे बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, बहुत प्रश्न आते हैं। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन आपने, बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन क्या है, तो ये बैसिलस thuringiensis, इसका बीटी का फुल फॉर्म है। ये कपास में भी ये हम उपयोग कर चुके हैं, महाराष्ट्र में इसके विद्रोह भी हुए थे। एक प्रश्न और यहाँ से आ चुका है इससे कि शायद बीटी कपास या वैगन से रिलेटेड है, वो ऐसा आया है कि इसका विरोध हो रहा था, ये भी यूपीएससी की प्रश्न है, शायद ये होगा कि इसका विरोध क्यों हो रहा है ऐसा करके, और उसमें नीचे 1 2 3 4 कुछ दिए थे, फिर वही 1 2 ऐसे करके है। आप उसको जरूर देखें इस प्रश्न को, वहां से आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। तीसरी अगर हम बात करें तो ये भारत की बात हो गई, कपास और बैगन। खाद्य फसल की बात करें तो यूएस में ये 2002 में शायद मंजूरी दी होगी इसको। और टमाटर जो है एक कहाँ का है, यूएस का एक टमाटर है, फ्लेवर सेवर टमाटर, तो ये 1994 के समथिंग में ये बन गया होगा, इसको मंजूरी दी थी यूएस सरकार ने। अगर अपन बात करें तो पौधे की बात करें पूरे विश्व में कि किस पौधा, ये खाद्य फसल की बात कर रहा हूं, पौधे की बात करें तो ये तंबाकू है, टोबैको। ठीक है, इसको जीएम मॉडिफाइड किया था, जीएम फसल उसके पौधे के रूप में। तो यहां से ये कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं, तो ये आप देख लेना, इंपोर्टेंट है। लगभग 1983 ऐसे कुछ ईयर होगा, ये इंपोर्टेंट नहीं है ईयर, बस हमको पहला पौधा कौन सा है, पहला खाद्य फसल कौन सी है, भारत में कौन सा है, भारत में बीटी कॉटन कब आया, बीटी वैगन कब आया, ये आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ लें। बीटी क्या होती है, ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है वैसे। ठीक, हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। समझना, प्रश्न चेंज हो गया। यहां से आप मान के चलो कि एमपीपीएससी हो, एसआई हो, पटवारी हो, ये यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ये तो आप मान के चलो कि साल में कम से कम 4-5 एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, विटामिन ए, बी, B1 B2 B12 ऐसा कर लेना, सी, डी, ई और के इसमें दिया ही है। इन सब का एक चार्ट बनाओ, तो नाम, फिर इसका साइंटिफिक कुछ नाम होते हैं वो करो, फिर इसमें कि काय से प्राप्त होता है स्रोत, वो करो। फिर स्रोत के बाद आपको क्या करना है, इनका एक टेबल बना के रखना। स्रोत के बाद हमारे बॉडी में कौन से अंग पे या किस पे प्रभावित होते हैं, मतलब इनसे मान लो कि विटामिन ए है तो आंखों से संबंधित है, रतौंधी होता है। ठीक है, तो हम विटामिन ए की बात करें तो ये काय के लिए होता है, आंखों और त्वचा के लिए। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या प्रभाव होगा, तो इससे रतौंधी होता है। ठीक, ऐसे करके आपको एक चार्ट बना लेना, इंपोर्टेंट है। अब जैसे अगर अपन बात करें बी, तो बी में क्या है, B1 है, और B1 थायमीन बेरी बेरी होता है, इससे बेरी बेरी रोग आपने पढ़ा होगा। और एक चीज और बता दूं, ये मैंने एक टेबल, मेरे 3rd क्लास में एक चैप्टर था ये, उसमें तब से मैंने विटामिन को, मतलब पता नहीं कैसे दिमाग से ऐसा रहता है कि वो स्थायी मेमोरी में है, तो जैसे बेरी बेरी हुआ है ना। विटामिन के का ये बता ही रहा है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होती है, रिकेट्स बच्चों में होती है, हड्डियों से रिलेटेड। ठीक है, अब ऐसे ही अगर बड़ों में बात करें तो विटामिन डी से ऑस्टियो मैलेशिया ये बड़ों में हड्डियों कमजोर हो जाती हैं। ऐसे करके आपके सारे विटामिन का एक चार्ट बना लेना है, यहाँ से प्रश्न आते हैं।
विटामिन ई की बात करें तो ये आपकी इम्यूनिटी एंड प्रजनन क्षमता से रिलेटेड है, इसकी कमी से क्या होगा, ऐसे करके आपको सारी चीजें पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ये तो विटामिन, हाँ, के यकृत फ्लोटिंग इसकी, अच्छा ये इसी का होगा, ठीक। IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ठीक है, भोपाल में है। अब ये आपका प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, MP टेट में भी पूछा गया है, MP टेट 2022 में भी ये प्रश्न आ चुका है, इसका रिपीटेड प्रश्न होते हैं। अब इसका एक प्रश्न और पूछा जा चुका है कि स्थापना कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये MP पटवारी में पूछा गया है। MP पटवारी 2017 होगी या 22 होगी, आप देख लेना, पर पूछा गया है, तो कब का मतलब हमको ये भी उत्तर पता होना चाहिए। तो ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरीके के प्रश्न रिपीट होते हैं, मतलब कभी स्थापना पूछ ली, कभी कहाँ पे है संस्थान, कभी उसके काम पूछ लिए, कभी उद्देश्य पूछ लिए, कभी उससे रिलेटेड मंत्रालय पूछ लिया, तो ये प्रश्न हमारे बनते हैं इस टाइप की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये संस्थान इसमें लिखा हुआ है, ठीक, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा यहां से आता है, पारिस्थितिकी तंत्र से कम 2-3 प्रश्न आने की संभावना होती है और हर एग्जाम में होती है, तो इसको इकोटोन कहते हैं, ठीक। इसका विवरण हम देखते हैं कि दो अलग अलग इसमें ये कहते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्न बताता हूं, तो यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा जा चुका है, और यूकेपीएससी 2022 में पूछा जा चुका है। इसका मतलब है कि ये तो मेरे स्रोत हैं, कि मैं बहुत लिमिटेड पढ़ता हूँ, तो उसमें ही मुझे पता चल रहा है कि 3 जगह से पूछा जा चुका है। अब वो इसलिए थोड़ा सा याद रहता है मुझे कि ये प्रश्न मैंने कहीं ना कहीं लगाया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप PYQ के साथ साथ जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे दूसरे स्टेट का सिविल सर्विस का उसका लगाओ, अभी नेट के चल रहे हैं उनके लगाओ, अभी और भी जो एग्जाम चलेंगे तो पर डे के भी जो एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल हुए, SI हुए, उनके आपको पेपर लगाना चाहिए। उसमें कैसे लगाना चाहिए, नेट का कौन सा GS वाला पोर्शन है उसको आप लगा लो, ये दूसरे जितने भी एग्जाम्स हैं जो अपने से रिलेटेड टॉपिक मैच हो रहे हैं उनको आप जरूर लगाएं, उनमें से कम 20-25 प्रश्न सीधे सीधे फंसने की संभावना होती है। एक चीज और बताऊंगा कि कभी भी जो पेपर बनाता है वो ऑथेंटिक सोर्स लेता है। ऑथेंटिक सोर्स मतलब जैसे एक स्टैंडर्ड बुक होगी कोई कॉलेज की, NCERT होगी, या हिंदी ग्रंथ अकादमी होगी, या बहुत करंट की होगी, तो एक ऑथेंटिक बुक है, वो बहुत ज्यादा नोट्स लेके नहीं चलते कि मैं कुछ नोट्स बना दूं, तो मेरे नोट्स उसके पास नहीं है, उसके पास ऑथेंटिक बुक है। तो आप ऐसी चीजों से पढ़ना शुरू करो, ऐसा नहीं है कि किसी के भी नोट्स उठाए पढ़ना है, और सीमा तय करो कि हमको इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उससे बाहर नहीं जाना है। दूसरा, इसमें ये चीज एक और ऐड करें कि अब देखो, जो मैं पेपर लगाने का बोलता हूं, यहां ये ऑथेंटिक सोर्स है। मान लो कि यूपी की किसी एग्जाम में आ गया, उसने उसका आंसर कुछ भी दिया है, जैसे इसी का है, इकोटोन दिया है, इससे कुछ मिलता जुलता शब्द है, तो हम क्या करेंगे कि उसको कोट तो कर रहे हैं कि हमने एक ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आप ये पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाओ। मान लो कोई SI में आया प्रश्न, अभी एग्जाम होने वाले हैं, नेट में आया, तो आपने उसका उत्तर याद रखा, तो अगर वही प्रश्न रिपीट हुआ तो आपको एक ऑथेंटिक आंसर पता होता है, इसका ये भी एक कारण होता है। और MP के तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, तो ये इकोटोन है। अब जैसे हम नेक्स्ट चलते हैं इस पे, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? ये मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ मेरे पिछली वीडियोस में, रिपीटेड है, MPPSC की 25-24 मैंने पढ़ाया है, पूरा उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। 4 हैं, कौन कौन से देख लेना, पूर्वी हिमालय, ये मैं दोबारा रिपीट ही कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए वैसे, ठीक है। इंडो बर्मा जो पार्ट है, ठीक है, एक सुंदरलैंड है, सुंदरलैंड, और एक और आपका पश्चिमी घाट। इसमें आपको एक चीज और ये करना चाहिए कि धीरे धीरे, अब जैसे आपको चारों याद हो गए, तो क्या करना है कि उन चारों के क्षेत्र और देख लें, है ना, कि पश्चिमी क्षेत्र के कितने हैं, पश्चिमी घाट के कितने एरिया हैं, कौन कौन से हैं, या आपका सुंदरलैंड है तो उसमें सुंदरबन आता है, अंडमान के कुछ पार्ट आते हैं, तो ये चीजें आपको देख लें। 26 जैसे इसके 26 हॉटस्पॉट में से एक है, 36 में से विश्व के, तो ऐसे मतलब पॉइंट देख लेना आपकी, उसमें नीलगिरी आता है, फिर आपकी कौन सी वैली है, साइलेंट वैली आती है, या ऐसे करके आपको देख, वो भी थोड़ा सा आगे चल के देख लें। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन। अच्छा, इसकी
एक प्रश्न और आया है, HPPSC ने पूछा है, इसलिए मैं इसको नोट करके लाया हूं। इस प्रश्न में है कि इस जो हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी है, तो नॉर्मन मायर्स करके हुए हैं। अब ये अवधारणा किसने दी है ये पूछ लिया है, तो मैं ये ले आया। ऐसे ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो पूछे जाए, उनको आप नोट कर लो कि यार ये वहां पूछा गया था। उससे क्या होता है, याद हो जाता है। ये अब मैंने ये बता दिया ना कि आपको HPSC ने पूछा है, तो आपको एक हिंट, अच्छा वहां पूछा गया है। और मैं ये नहीं बताऊं तो वो इम्पोर्टेंट सा लगता नहीं है। तो एक ये है कि ऐसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट इसमें और भी, इसमें इसमें देखो UPPCS ने 2012 में पूछ चुका है ये प्रश्न। ऐसे ये तो बहुत बहुत ही रिपीट होती हैं। नेक्स्ट, वायु की गति, ये यहां से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। आर्द्रता का ऐसे नापते हैं, वायु की गति का ऐसे नापते हैं, तापमान का ऐसे नापते हैं, भूकंप का ऐसे नापते हैं। ये सब चीजें भी आपको क्या वही एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, ये होगा। अब जैसे ये है, तो इससे क्या नापते हैं, वायु दाब नापते हैं, इससे आर्द्रता नापते हैं। ये ऊपर नीचे क्या होता है, ये तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का एक समय अवधि में, मान लो कि इस समय अवधि में कि न्यूनतम इतना गया और अधिकतम 30 डिग्री गया, तो वो एक है, ठीक है। ये कोई एनोमीटर, ये वायु की गति नापा जाता है, ठीक है। हम इसमें आते हैं। एनोमीटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग वायु गति मापने, ठीक है। ये बैरोमीटर है, वो आइडिया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, अच्छा प्रश्न पे नहीं गए अपन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा कितनी बार रिपीट हुआ है। इटाई इटाई रोग, ये जापान में हुआ था पहले, कैडमियम से, कैडमियम ही रहा, ठीक है। इससे पारा से कौन सा होता है, अपन जिसको मिनी माता बोलते हैं ना, ठीक। इसको कैडियम से हो गया। आर्सेनिक से कौन सा होता है, ब्लैक फुट। इससे कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें बच्चे का शरीर नीला सा पड़ता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। अब देखो, इससे मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। पारे से रिलेटेड प्रश्न MPPSC 2014 में पूछा गया है। TGT एक टीचर एग्जाम होती है, उसमें 2018 में पूछा गया है। JNK जम्मू एंड कश्मीर SI 2022 में पूछा गया है, ठीक। कौन सा, पारा से। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रिपीट होते हैं तो इम्पोर्टेंट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको कर लेना है। मिनी माता, या इसका एक और है मिना माता, मिना माटा, जापान में जाएंगे तो वो समझ में। ये न्यूरोलॉजिकल एक बीमारी होती है, तो इसको भी देखना। अब आर्सेनिक से संबंधित प्रश्न राजस्थान टेट ने पूछ चुका है 2012 में, ठीक है। बिहार बीएड में पूछा जा चुका है 2024 में। तो ऐसे करके प्रश्न पूछे हैं। ये नाइट्रेट का ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछा जा चुका है आपका KPSC 2017 के एक जीई का पेपर था, ठीक। तो और कैडमियम का यूपी TGT में पूछ चुका है, SSC 2023 में पूछ चुका है। रिपीटेड प्रश्न, बस मैं इतना। ये ब्लू बेबी जो सिंड्रोम, इसको मैथोमोग्लो बिनेमिया भी कहते हैं, ठीक है। मैथोमोग्लो बिनेमिया, इसको अगर मान लो मैथोमोग्लो बिनेमिया ये भी कहते हैं। तो हमको ये एक और पता होना, पता, ये पूछा जा चुका है, ये ऑप्शन में नहीं था, उसने ये ऑप्शन में रखा था, है ना, मैथोमोग्लो बिनेमिया। तो ये ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में नहीं था, तो हमको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम आते हैं, ये कैडमियम, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य चिन्ह कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये इनके इनको क्या, ये तो फ्रूट से हमने निकाल लेते हैं कई बार कि F है और ये फल का पूछ रहा है, तो ऐसे भी निकाले। तो आपको क्या करना है, ये काय के लिए होता 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 है। ये तो लड़कियों को तो ये पता ही होगा, है ना, बिना हॉलमार्क के नहीं खरीदना है। फीमेल्स बहुत अच्छे से पता करती हैं, तो बाकी के हम पता कर लेंगे ये, ठीक। नेक्स्ट है इसमें, ठीक है। आयुष इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। आयुष मंत्रालय कब बना था, ये आ जाता है यहाँ से, ये आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आयुष मंत्रालय कब बना है, ये आयुर्वेदा जो बुक्स लिखी हैं वो किस किस की रचनाएं हैं,
योग किसकी देन है, पतंजलि, कौन सी किताब लिखी गई है ना, इन सब में ये भी आपको नोट कर लेना है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, क्योंकि आजकल भारत सरकार इस पे ध्यान भी दे रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि एक प्रश्न है पिछले वीडियोस का जो हमने बताया होगा, उनमें से आपको देखना है कि प्राण अर्पण नामक काव्य किसकी रचना है, तो आपको ये आंसर भी कमेंट में बताना है। ठीक, ये नेक्स्ट वीडियो में भी हम अगली सीरीज करेंगे, और अब हम पीवाईक्यू के साथ साथ जो एमपीपीएससी के साथ साथ अन्य एग्जाम्स हो रही है मैं उनको भी उठाऊंगा, जो अभी करंट में चलने वाली है, तो उनके सिर्फ जीएस के पार्ट जो एमपी के बाकी के एग्जाम्स हैं उनमें भी काम आएंगे और एमपीपीएससी में भी काम आएंगे। तो इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट और गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।